सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इसमें हम बात करेंगे 20 लाख करोड़ के पैकेज पर। एक वीडियो में ऑलरेडी इसमें बना चुका हूं और मैंने बताया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत अभियान घोषित किया था उसके क्या मतलब है, साथ ही साथ जो 20 लाख करोड़ का ये पैकेज है इसमें से कौन सा अमाउंट फ्रेश है और कौन सा जो है कि पहले से चली आ रही जो घोषणाएं हैं, योजनाएं हैं, उनको कवर करने के लिए उसका उसमें उल्लेख किया गया था। तो जो चीज़ें हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं उनसे आगे बढ़ते हुए हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर ने कई चरणों में घोषणाएं की हैं, तो उन्हीं सभी घोषणाओं को मिलाते हुए ये लेक्चर आपके लिए मैंने प्लान किया। अब देखिए, थोड़ा सा 20 लाख करोड़ से ऊपर जो पहले का जो पैकेज है, अर्थात जो 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया गया, इससे पहले भी कुछ चीज़ें चल रही थी, उनको आप 1 मिनट में समझ लेते हैं जिससे टॉपिक को आप जुड़ता हुआ फील करेंगे। देखिए है क्या, कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित वर्ग हुआ है, जो कई जगह आज भी आपको सड़कों पर दिखाई दे जाएगा, वह है मजदूर वर्ग। और मजदूर वर्ग की चिंताओं को देखते हुए ही 3 अप्रैल को 11,000 करोड़ रुपए का लगभग ट्रांसफर किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को। और स्टेट गवर्नमेंट को किस फंड में किया गया? यह किया गया स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड, जिसको हम शॉर्ट में SDRF के नाम से जानते हैं। और यह इसलिए भेजा गया ताकि राज्य सरकारों को फंड की कमी ना हो और वो मजदूरों के लिए क्या कर सकें, अपनी वित्त की जो उपलब्धता है उसको सुनिश्चित कर सकें और आवश्यक जैसे खाना और पानी की चीजें हैं, शेल्टर होम है, वह उनको उपलब्ध करा सकें। इसी के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि जो राज्यों का SDRF है, अर्थात स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में जो पैसा लोगों ने जमा किया है, राज्य उनका भी उपयोग करके इस मजदूर वर्ग को क्या कर सकते हैं, राहत दे सकते हैं। और इसी के तहत क्या किया, आपने देखा कि कई राज्यों ने क्या किया कि जो कम्युनिटी किचन है उसका कॉन्सेप्ट लेकर आए, लोगों को रहने के लिए क्वारंटीन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर बनाए गए और लोगों को खाना वितरित किया गया। आप इस पे कई तरह के तर्क दे सकते हैं और इसकी कमियां गिना सकते हैं, वह दूसरी चीज है, लेकिन मैं यह बता रहा हूं कि इसमें ये चीजें हुई। और इसी दौरान लगभग यह जो फंड स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड का था और साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यों को पैसा दिया रिलीफ के लिए, उससे लगभग 12,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम शॉर्ट फॉर्म में SHG के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा मास्क और सैनिटाइजर बनाने का काम लिया गया। अर्थात चूंकि हमें प्रारंभिक स्टेज में जो ये क्लिनिकल चीजें हैं जैसे सैनिटाइजर वगैरह इनकी जरूरत थी, तो इसमें क्या किया, सभी राज्यों ने मिलकर लगभग 12,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कई जगह देखा गया कि उन्होंने मास्क बनवाया और सैनिटाइजर बनवाया। और इससे यह हुआ कि इन सब चीजों की उपलब्धता बढ़ी, चूंकि पहले हमारे यहाँ इसका उत्पादन नहीं होता था। इसी के साथ साथ जो प्रवासी मजदूर अपने राज्यों में लौट आए, उनको कई राज्यों ने क्या किया, मनरेगा के तहत जो है कि काम दिया। और अभी तक का जो डेटा सरकार ने रिलीज किया है उसके हिसाब से लगभग 14 करोड़ लोगों को रोजगार काम दिया गया। और यह जो मनरेगा में जो ये लोग काम कर रहे थे, इसकी मजदूरी भी बढ़ा दी गई, 182 रुपए से बढ़ाकर यह 202 रुपए कर दिया गया, अर्थात लगभग 20 रुपए की वृद्धि इसमें की गई। ये सभी घोषणाएं, ये सभी प्रावधान क्या बताते हैं कि मजदूरों का ख्याल रखने के लिए सरकार ने कुछ बेसिक नियम बनाए थे कि हम जो है कि राज्यों को SDRF में फंड भेज रहे हैं, साथ ही साथ मनरेगा के तहत फंड भेज रहे हैं, जिसका उपयोग करके राज्य क्या करें, अपनी मजदूर वर्ग को प्रोटेक्ट करने का प्रयास करें।
अब इसी के साथ ये भी कहा गया कि राज्यों को मनरेगा अधिनियम के तहत अधिक से अधिक काम उपलब्ध करवाना चाहिए, जिससे क्या हो, लोगों को रोजगार मिलता रहे और लोग क्या हो, कहीं परेशान ना हो, उनके पास पैसे की वृद्धि रुक ना जाए। और मानसून के समय, चूंकि यह जो मानसून का जो समय होता है, इसमें वर्षा होती है, तो इसमें प्लांटेशन किया जा सकता है, हॉर्टिकल्चर किया जा सकता है, और जो पशुपालन संबंधित कार्यों के लिए जो मनरेगा के नियम हैं उनको लागू करवाया जा सकता है। और इस तरह से क्या हुआ, ये जो घोषणाएं हैं 20 लाख करोड़ के जो पैकेज है 20 लाख करोड़ का, इससे पहले ही एग्जिस्ट कर रही थी। कुल मिलाकर इतना सब इसलिए किया गया था जिससे मजदूर वर्ग को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन हकीकत क्या हुई, कुछ और ही तस्वीर निकल के आई। इसके बाद जो है कि सरकार ने और भी स्टेप उठाए, जो अब ये स्टेप उठाए जा रहे हैं, ये 20 लाख करोड़ के पैकेज का अंग है। इसमें क्या किया गया कि वर्तमान समय में प्रवासी मजदूरों को खाद्य की उपलब्धता, यहाँ पे खाद्य लिखा है, उसको करेक्ट करके पीडीएफ आपको मिलेगा, खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति 5 केजी अनाज और प्रत्येक परिवार को 1 केजी चना मुफ्त में दिए जाने की घोषणा की गई। इससे यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। और यह भी कहा गया राज्यों को कि जितना भी अनाज का खर्च आएगा, इस पूरे खर्च का जो वहन किया जाएगा, यह रकम जो खर्च हो रही है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, वो कैसे देगी, ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, इसी के कुछ हिस्से को इसमें खर्च किया जाएगा। और यह कहा गया कि इससे लगभग 8 करोड़ मजदूरों को फायदा मिलेगा और साथ ही साथ उनकी जो भूख की एक समस्या थी उसका समाधान हो पाए। कई लोगों के पास यह भी देखा गया कि राज्यों के पास तो अनाज है, लेकिन लोगों के पास जो राशन कार्ड है वह दूसरे राज्य का है। तो ऐसे में क्या दिक्कत आई कि वह राज्य, जैसे मान लीजिए मैं अपने आप को लेता हूं कि मैं किसी राज्य का रहने वाला हूं, मैं दिल्ली में फंस गया हूं, मेरे पास जो राशन कार्ड है वह किसी दूसरे राज्य का है और मैं दिल्ली में हूं, तो मैं दिल्ली की सरकार के पास उस राशन कार्ड को लेकर जा रहा हूं तो मुझे राशन कार्ड नहीं दे रहे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो मुझे राशन मिलना चाहिए था, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, वो मुझे नहीं मिल पाता। तो इसके समाधान के लिए क्या किया गया, वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम को लाया गया है। और यह जो लाया गया है उसका उद्देश्य यह है कि जिससे क्या हो कि कोई प्रवासी मजदूर किसी भी राज्य में हो, उसको राशन की दिक्कत ना हो। अब जब राशन की दिक्कत ना हो, यह क्यों, क्योंकि आपको ये चीज पता है कि प्रत्येक राज्य की जो सरकार होती है वह क्या करती है, अपने राशन कार्ड इश्यू करती है। तो जैसे कि मैंने बताया, मैं जिस राज्य का व्यक्ति हूं, राज्य मतलब यहां पे नागरिकता से नहीं है, ध्यान दीजिएगा, तो मैं जिस राज्य का व्यक्ति हूं वहां का मेरे पास राशन कार्ड है, मैं दूसरे राज्य अर्थात दिल्ली मान लीजिए फंस गया हूं, तो मुझे दिल्ली में फायदा नहीं मिलता था। इसकी वजह से क्या होती, जो चुनौतियां होती थी, अब कहा गया इन चुनौतियों को दूर करने का समय आ गया है और ये तत्काल हमें यह डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें ऐसे राशन कार्ड की जरूरत है जो पूरे देश में लागू हो सके और जिसको लेकर कोई व्यक्ति कहीं पर भी रहे उसको राशन प्राप्त हो सके, खासकर उस वर्ग को जिसको जो गरीबी रेखा से नीचे आता है या जिसको सरवाइव करने के लिए राशन क्या है, काफी जरूरी। तो देखिए इसमें हुआ क्या था कि जो वन नेशन का यह जो स्कीम लेकर गया था कि हमारा एक देश में एक ही राशन कार्ड होगा, इसको हमने पिछले साल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच और महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में इसको चेक कर लिया था। इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति तेलंगाना का है, वो आंध्र प्रदेश में है, लेकिन तब भी उसके पास अगर ऐसा राशन कार्ड है कि जो दोनों राज्यों में वैलिड है, तो वह क्या होगा, राशन प्राप्त कर सकता है। ठीक इसी तरह से एक व्यक्ति है जिसके पास महाराष्ट्र का राशन कार्ड है लेकिन गुजरात में भी राशन प्राप्त कर सकता है, इसको हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पिछले साल ट्रायल कर लिया था और इसकी जो रिजल्ट आया था वो काफी अच्छे थे। अब सरकार ने क्या किया है, इसी अनुभव को आगे बढ़ाते हुए वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम को आगे बढ़ा दिया। हालांकि अगर मैं कहूं कि इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये अभी इतना नया नहीं है, इसका जो ओरिजिन देखने को मिलेगा वर्ष 2011 में एक कमेटी बैठाई गई थी और उसने इस प्रकार के रिकमेंडेशन दी थी। साथ ही साथ वर्तमान समय में जो प्रवासी
प्रवासी मजदूरों को राशन के लिए या खाद्य पदार्थों के लिए दिक्कत हो रहा था, उस समय काफ़ी तेजी से बात उठी कि ऐसा किया जाना चाहिए। खैर, अब क्या किया गया है, इस स्कीम को घोषित कर दिया गया है। स्वाभाविक है इसमें जो पैसे खर्च होंगे वह कहाँ में से होंगे, वो इसी 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज से होंगे। प्रश्न आएगा कितने खर्च होंगे, तो ये इस पर इसका उत्तर ये है कि इस पर निर्भर करेगा कि राशन कितना वितरित किया जाता है, और जितना राशन वितरित किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए क्या करेगी, फंड जो है कि उपलब्ध करवाएगी। यह देखिए, अब यह वन नेशन वन राशन कार्ड का जो स्कीम है, इसका मतलब यह है कि हम ऐसा राशन कार्ड बनाएंगे जो पूरे देश में वैलिड होगा, और इस तरह से अब तकनीकी का उपयोग करके, जैसे हमने आधार कार्ड बनवाया था, जो ऐसी प्रकार के राशन कार्ड को हम लोग रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, रीडिजाइन करेंगे, और फिर क्या होगा, वो उसका लाभ मिलेगा। लेकिन वर्तमान समय में अगर कोई व्यक्ति कहीं पर फंसा हुआ है तो उसके लिए राशन कार्ड की जो अनिवार्यता है उसको शिथिल कर दिया गया है, और राज्यों से कहा गया कि कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, इस चीज़ को सुनिश्चित करें। अब इसके माध्यम से वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से अगस्त 2020 तक लगभग 67 करोड़ लोग, ध्यान दीजिए 67 करोड़ लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है, और जितने लोगों को पीडीएस का लाभ मिलता है उसमें से लगभग 83% लोगों को अगस्त 2020 तक लाभ मिलने लगेगा। अर्थात वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम में अगस्त 2020 तक पीडीएफ से लाभ प्राप्त करने वाले 83% लोगों को इसमें कवर किया जाएगा। वहीं मार्च 2021 तक 100% लोगों को इस राशन कार्ड की सुविधाएं मिलने लगेंगी और उसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। यह हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ जो माइग्रेशन है, जो प्रवास है, वो बड़ी संख्या में होता है। अगर हम वर्ष 2011 की जनगणना को पर एक नज़र डालें तो हमें पता चलेगा कि हमारे यहाँ लगभग 1.4 करोड़, लगभग 1.5 करोड़ से थोड़ा सा कम इंट्रा स्टेट का मतलब होता है एक राज्य के अंदर, मान लीजिए आप यूपी के हैं तो एक जिले से दूसरे जिले में, और साथ ही साथ लगभग 4 करोड़ लोग जो है कि इंटर स्टेट जो है कि माइग्रेशन करते हैं। इसका मतलब है एक राज्य से दूसरे राज्य, मान लीजिए यूपी का व्यक्ति कोई बिहार जा रहा है, बिहार का व्यक्ति कहीं और जा रहा है, तो इस तरह का जो माइग्रेशन होता है इसमें लगभग 4 करोड़। तो कहीं ना कहीं ये जो वर्ग था काफी संवेदनशील था, इसको लाभ पहुंचाने के लिए इस 20 लाख करोड़ के पैकेज से ही कुछ हिस्सा इसमें खर्च किया जाएगा। अब देखिए, जब व्यक्ति क्या करेगा, प्रवास करेगा, तो उसके सिर्फ खाने के लिए नहीं चाहिए, उसको रहने के लिए भी चाहिए। तो इसी के साथ कहा गया है कि सभी को आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको शॉर्ट में ARHC कहा जा रहा है, बनाए जाएंगे। इसको थोड़ा सा समझिए। कहा यह जा रहा है कि जो अर्बन एरिया है उसमें कई ऐसे जो है कि बिल्डिंग, ऐसे भवन हैं जिनको ये जो मजदूर वर्ग हैं इनको दिया जा सकता है। अर्थात मान लीजिए कोई 50 फ्लोर की या फिर जो है कि 50 घर की एक बिल्डिंग है, तो इसको कहा जा सकता है कि यह माइग्रेंट्स जो मजदूर हैं वह इसको किराए पर ले सकते हैं। तो जैसे अगर वह किसी दूसरे व्यक्ति से लेने जाएंगे, मान लीजिए मैं मजदूर हूँ, किसी व्यक्ति से अगर रूम रेंट पे लेता हूँ तो हो सकता है 3,000 5,000 कुछ मांगे, लेकिन सरकार क्या करेगी, यहाँ पर बहुत कम रेट पे, जैसे आपने देखा होगा, एक अंतर मैं समझाता हूं कि आप होटल में जाइए तो ज़्यादा पैसा लगता है, अगर कहीं आप सराय धर्मशाला वगैरह में जाइए तो आपको कम लगता है। ठीक इसी प्रकार की सुविधाएं अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में दी जाएंगी। अर्थात यहाँ पर मजदूर वर्ग किराए पर जो है कि कमरा लेकर सर्वाइव कर सकता है। यह इस वजह से है, यह इसलिए किया गया है जिससे लोगों को, जैसे अभी वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि उनके पास किराया नहीं है रूम का देने के लिए, तो घर जा रहे हैं, तो ऐसी दिक्कतें ना हो। तो ये भी किसके भाग है, इसी 20 लाख करोड़ के पैकेज में इतना खर्च किया। अच्छा, एक चीज और, मैं कुछ का अमाउंट बताऊंगा कि इसमें इतना लाख करोड़ या इतना हजार करोड़, और कुछ का नहीं बताऊंगा। इसके पीछे कारण यह है कि आप कितना पैसा याद रखेंगे, कहाँ पे 1,000 करोड़ गया, कहाँ 5,000। आप ये समझिए कि इसको कैसे यूज करना है, कि क्या क्या सरकार ने किया, क्या क्या नहीं किया, यह बस समझिए कि 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ पर अगर मैं ऐसे डेटा बताता चलूँ तो मालूम चला जाएगा कि वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जाते जाते इतने 1,000 करोड़ रुपए का वो खेल होगा, आपका दिमाग चकरा जाए। तो बस इसको इसलिए समझिए कि मैं स्टोरी के रूप में इसलिए आपको बता रहा हूँ कि पहले क्या किया गया कि सरकार ने घोषित किया था माइग्रेशन
माइग्रेंट्स वर्कर के लिए कुछ, फिर कहा गया मनरेगा के तहत काम दो, अब कहा जा रहा है कि उनको आवास भी दो। अब इसमें देखिए जैसे मैंने बताया कि जो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है इस पे क्या होगा, वो प्रति माह बहुत कम रूम रेंट खर्च होगा उनका, और उनकी क्या होगी, बचत होगी। जब बचत होगी तो वह गांव ना जाकर शहरों में ही सरवाइव कर पाएगा, रह पाएगा, और इसके वजह से जो मजदूरों की क्राइसिस बनने वाले थे उसको रोका जा सकता है। तो ठीक इसी तरह से जो मजदूर वर्ग में एक डर है कि शहर में उनके लिए सब कुछ बहुत महंगा है, वो भी डर क्या होगा, खत्म होगा। खैर इसी प्रकार का ARHC अगर जो मैंने बताया आपको, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, अगर किसी जो है कि इंडस्ट्री के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा, मान लीजिए कोई उद्योग हो, कोई फैक्ट्री है, वह क्या करती है, उसके यहाँ 500 एम्प्लॉय हैं, तो अगर कोई ऐसी बिल्डिंग वह भी बनाती है तो सरकार क्या करेगी, वह कह रही है सरकार कि हम भी उसमें सहयोग कर देंगे अगर आप ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाते हो जिसमें मजदूर वर्ग के लिए कम रेंट पर रूम अवेलेबल हो सकते हैं, तो हम भी आपको सहयोग दें। इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी फैक्ट्री कंपनी हो, जो भी इंडस्ट्रियल एरिया हो, वहां पे इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स जब ज्यादा होंगे तो मजदूर वर्ग घर जाने के लिए क्या होगा, बार बार परेशान नहीं होगा। आगे ये भी कहा गया है कि इसके जो सभी कार्य होंगे वह कौन डिसाइड करेगा, वह मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की गाइडलाइंस के अनुसार वह तय किए जाएंगे। अब तो ये देखिए इतना हो गया, लेकिन फिर भी आपने देखा है कि कई बार लोग जो है कि माइग्रेट करके वह कहीं चले गए हैं, और दूसरा गांवों में जो लोग हैं वह गांवों में लोग परेशान ना हो, अर्थात जो कम आय के वर्ग के लोग हैं वह अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा सकें, या जो माइग्रेट करके अब लौट आए हैं, मान लीजिए मैं ही था, मैं पहले जो है कि महाराष्ट्र में काम करता था, अब मैंने क्या किया है, मैंने सोचा कि नहीं अपने मैं राज्य गांव जाऊंगा और वहां पे मैं छोटा सा दुकान खोलूंगा जिसमें मैं नमकीन बना के मान लीजिए मैं बेचूंगा। तो इन सब चीजों को जो स्वरोजगार के जो क्षेत्र हैं, जिन्होंने पहले से स्वरोजगार कर रखा है, अर्थात छोटे मोटे उद्योग लगा रखे हैं, इनके ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, और साथ ही साथ जो लोग अब नए उद्योग लगाना चाहें उनको उनकी जो पहुंच है लोन के लिए वह बैंक तक आसान हो जाए, इसके भी क्या किए गए प्रावधान इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में किए गए। जैसे स्वरोजगार अर्थात जिन लोगों ने पहले छोटे मोटे रोजगार खोले थे उनको नकारात्मक प्रभावों से बचाने के लिए क्या किया गया है, 50,000, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 5 लाख नहीं होगा, यहाँ 50,000 ही है, तो 50,000 से कम शिशु मुद्रा ऋण लेने वालों में जो है कि शीघ्र भुगतान करने पर लोगों को 12 महीना की अवधि के लिए 2% का ब्याज का छूट दिया जाएगा। ये कम समझ में आएगा, आसान शब्द। मान लीजिए मैंने आपको पता है कि मुद्रा जो ऋण योजना है इसके तंत्र एक जो है कि शिशु मुद्रा ऋण होता है, इसके अंतर्गत ये होता है कि आप 50,000 तक ऋण ले सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे मैं हूं, मैंने क्या किया था कि ऋण लिया था मुद्रा योजना के तहत, तो 45 या 50,000 रुपए का लिया था। अब उसकी कुछ EMI जानी है, तो जब उसकी EMI जानी है तो जब कार्य होगा तभी तो मैं इसकी EMI दे पाऊंगा। तो अब सरकार ने कहा है कि अगर आप अपनी EMI जब से, मतलब अभी तो देखिए मोरिटोरियम का लाभ मिल रहा है लोगों को। मोरिटोरियम का मतलब है कि लोगों ने बैंक से कह रखा भैया कि हमारे EMI अभी ड्यू करो, अभी हम नहीं दे पाएंगे। तो जब भी वह लोग अपना EMI देना चाहेंगे तो क्या होगा कि इनको जो EMI अगर ये समय पर देते हैं, कौन से लोग, जिन लोगों ने मुद्रा ऋण के तहत शिशु योजना जो है, शिशु मुद्रा ऋण योजना है उसके तहत 50,000 से कम जिन लोगों ने लोन लिया है, अगर समय पे अपनी EMI देते हैं तो जो परसेंट इंटरेस्ट रेट है उसमें 2% की सब्सिडी इनको दी जाएगी, अर्थात छूट दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पहले इनको 10% इंटरेस्ट देना था, तो अब सरकार कह रही है कि आप 10% मत दो, आप 8% दो। इससे यह होगा कि जो स्वरोजगार करने वाले लोग हैं वह रोजगार भी करते रहेंगे और उनके ऊपर जो खर्च है यह ब्याज का वो क्या होगा, कम होगा। इसी के साथ साथ स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, अर्थात आपने देखा होगा जो ठेला वगैरह लगाते हैं, सब्जी वगैरह बेचते हैं, इनकी भी आर्थिक स्थिति खराब हुई है, तो इनके लिए भी कहा गया है कि अब जो है कि बैंक तक ऋण लेना आसान हो। तो कहा गया है कि कोई उद्यमी अर्थात कोई स्ट्रीट वेंडर अगर बैंक से 10,000 रुपए
रुपए की कार्यशील प्रारंभिक पूंजी लेना चाहता है तो उसको दिया जाएगा। और इस तरह से लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को इसमें कवर किया जाएगा और इसको कवर करने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। अर्थात देखिए मजदूर भी कवर हो गए, स्ट्रीट वेंडर्स भी कवर हो गए, और जो अभी स्वरोजगार के लिए जिन लोगों ने अपने जो छोटे छोटे उद्यम लगाए थे उन पर जो ब्याज की रेट है उसमें 2% की रिलैक्सेशन दे दी गई और इससे वो भी क्या हो गए, कवर हो गए। कुल मिलाकर सरकार क्या कर रही है, इन घोषणाओं इन योजनाओं के माध्यम से जो सर्वाधिक प्रभावित होने वाला व्यक्ति था उसको बचाने का प्रयास किया जाए। अब इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है, एक क्षेत्र है रियल एस्टेट क्षेत्र। तो रियल एस्टेट क्षेत्र का मतलब होता है कि जो आप घर बने हुए देखते हैं, जिसको खरीदते हैं। तो अब देखिए अभी तो मजदूर वर्ग की हमने बात की, उसके बाद हमने स्ट्रीट वेंडर्स की बात की, जो स्वरोजगार चला रहे हैं 50,000 रुपए से कम जिन्होंने उसकी बात होगी। इसके बाद एक वर्ग है जिसको हम मध्यम वर्ग के नाम से जानते हैं। तो ये जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति है इसके लिए क्या है कि वर्ष 2017 में एक जो है कि योजना प्रारंभ की गई थी। इसका नाम है क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना। इसका जो विस्तार है अब मार्च 2021 तक कर दिया गया है, क्योंकि यह जो है कि समाप्त होने वाला था वर्ष 2020 तक, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया। अब इस योजना में होता क्या है, इस योजना को उद्देश्य आम लोगों को होम लोन के लिए प्रोत्साहन देना था। अर्थात जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना थी इसके तहत क्या होता था, अगर आप होम लोन लेने जाते थे तो आपको प्रोत्साहन मिलता था और इस कहा जाता था कि ठीक है आप होम लोन ले लीजिए, और इससे यह होता था कि मध्यम वर्ग अपना घर खरीद पाता। और जब घर खरीद पाता था तो इसमें क्या होता था, देखिए शब्द ही इसका नाम ही क्या है, क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना। अर्थात जो ब्याज लगती थी उसमें कुछ सब्सिडी सरकार देती थी। तो इसमें ये कहा गया है कि यह जो योजना समाप्त होने वाली थी हम इसको 1 साल के लिए बढ़ा रहे हैं, जिससे अगर मध्यम वर्ग अपना घर खरीदना चाहे तो वह क्या करे, खरीदता रहे, उसको कोई दिक्कत ना हो। हालांकि कुछ समीक्षक ये भी कह रहे हैं कि भैया उसके पास तो पैसे ही नहीं बच रहे हैं, कहाँ से खरीदे, लेकिन सरकार ने अपने तरफ से इस प्रकार की घोषणाएं की हैं। इससे फायदा ये होगा रियल सेक्टर जो क्षेत्र है ये रियल एस्टेट का, इसमें क्या होता है, घर बनते हैं। तो आपने देखा हुआ कई लोग जो मजदूर हैं वह कई राज्यों से आकर क्या करते हैं, उसमें काम करते हैं, चाहे वो मिस्त्री के रूप में हैं, ईंटा देने वाले अर्थात लेबर के रूप में हैं। तो इनमें जब यह घर वगैरह अधिक बनते रहेंगे तो न सिर्फ सीमेंट की डिमांड होगी, ईंटे की डिमांड होगी, सरिया अर्थात स्टील की, बहुत सी चीज़ों की डिमांड होगी। तो ये सभी का सप्लाई चेन क्या होगा, विकसित होता रहेगा और लोग अब आसान ऋण पर क्या करेंगे, होम लोन भी खरीद रहेंगे। तो पूरी तरह से क्या होगा, इकोनॉमी सर्कुलेट होती रहेगी। समानता ये जो 6 लाख से लेकर 8 लाख जो है कि प्रति साल जो कमाने वाले लोग हैं इनके लिए यह जो थी घोषणा थी आपकी जो क्रेडिट लिंक वाली। लेकिन अब इसको क्या किया गया है, 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अर्थात कहा यह जा रहा है कि अगर मध्यम आय के लोग फिर से अभी घर लेना चाहते हैं तो सरकार की जो लाभ मिल रहे थे वह मिलते रहेंगे। इससे यह कहा जा रहा है कि 2.5 लाख मध्यम आय वाले लोगों को फायदा मिलेगा। इसके बाद और चीज क्या कहा गया है, कहा यह गया है कि जो ग्रामीण सहकारी बैंक हैं और जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं वह फसल ऋण संबंधी आवश्यकता को पूरा करते रहें। इसके लिए नाबार्ड द्वारा 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त जो है कि पुनर्वितरण अर्थात रीफाइनेंस की सहायता प्रदान की जाएगी। इसको आसान शब्दों में समझिए। आपको पता है कि रूरल जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं या जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं, ये क्या करते हैं, किसानों को ऋण देते हैं। तो किसान क्या करते हैं, यह जो किसान होते हैं अपनी फसल की खरीदना है, उसमें बीज लगाने हैं, फसल की कटाई होने के बाद उसकी पैकिंग करनी है, उसको बेचना है। तो छोटे मोटे जो खर्चे हैं उनके लिए वो होते हैं। तो इसकी वो किसान क्या करते हैं, ग्रामीण सहकारी बैंकों के पास जाते हैं या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि भैया हमें पैसा दे दीजिए। तो जो ग्रामीण सहकारी बैंक है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो उनको पैसा दे देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जिम्मेदारी किसकी होती है, नाबार्ड की। तो नाबार्ड ने कहा है इन बैंकों से कि भैया हम आपको 30,000 करोड़ रुपए का हम रीफाइनेंस कर रहे हैं, आप इनको जो लोन दे रहे थे वह लोन देते रहना, इस सहायता इनको देते रहना। यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि बजट में 90,000 करोड़ रुपए की इसी प्रकार की रीफाइनेंस की बात नाबार्ड के द्वारा की गई थी, यह उससे अलग है। अर्थात ऐसा नहीं कहेंगे कि हम 30,000 करोड़
वही बजट वाला होगा, ये अलग है। जो कि 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है उसका यह भाग है। उसमें कहा जा रहा है कि नाबार्ड ने यह कहा है जो ग्रामीण सहकारी बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, कि आप जिस प्रकार फसल की कटाई के बाद या फसल बोने के लिए जो किसानों को ऋण की आवश्यकता होती थी, जो आप देते आ रहे थे वो देते रहिएगा, हम आपको पैसा दे रहे हैं। इससे क्या होगा, लगभग 3 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा। और सबसे ज़्यादा जो फायदा मिलेगा वो छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा, अर्थात जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, तो उनके पास जो उत्पादन होता है उसी में अपने आप को सर्वाइव करना होता है, तो वह बिक पाए, अपने यहाँ पे वो संभाल के रख सकें, वह कहीं जो है कि वेयर हाउस में जमा करवा सकें। तो इन सब चीज़ों के लिए कई प्रकार के ऋण की आवश्यकता होती है, फसल की कटाई से लेकर उसको मार्केट तक पहुँचाना है, तो इसके लिए उनको ऋण मिलता रहेगा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री किसान लाभ का जो फायदा लेते हैं, आपको पता है प्रधानमंत्री किसान लाभ में क्या होता है कि आपको जो है कि 6,000 रुपये मिलता है हर साल। तो इसका जो लाभ लेने वाले लोग हैं उनको कहा गया है कि अब इनको किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाएगा। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो है कि पहले से ही प्रदान किया जा रहा था, लेकिन अब ये जो सीमांत किसान हैं जिनको पीएम किसान लाभ मिलता था, 6,000 रुपये मिलता था, एक बार में नहीं मिलता था, 2-2 हज़ार रुपये करके जो मिलता था, तो इन लोगों को अब यह पीएम किसान लाभ तो मिलता ही रहेगा, साथ ही साथ किसान क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा और इसका भी ये लोग फायदा उठा सकते हैं। अर्थात इनके जब किसान क्रेडिट कार्ड ही नाम ही क्रेडिट कार्ड है, तो फिर जो है कि थोड़ा सा इनके लिए सहूलियत हो जाएगी। इसके साथ साथ किसानों के साथ साथ जो मत्स्य पालन करते हैं, ये भी एग्रीकल्चर से संबंधित क्षेत्र है, तो इसमें जो मत्स्य पालन करने वाले लोग हैं या जो पशुपालन करने वाले लोग हैं, उनको भी ये क्या किया जाएगा, किसान क्रेडिट कार्ड जैसे लाभ प्रदान किए जाएंगे, जिससे ऐसा ना हो सिर्फ किसानों को लाभ मिले और जो फिशरिंग करते हैं, जो पशुपालन करते हैं, वह वंचित रह जाएं, क्योंकि वो भी तो क्या है, संवेदनशील वर्ग है, तो उनको भी लाभ दिया जाएगा। उसके बाद ये भी कहा गया है आगे चल के जो ट्राइबल्स एरिया के रहने वाले लोग हैं उन पर ध्यान दिया गया है। कहा गया है कैंपा के तहत, अर्थात कंपेंसेटरी एफोर्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी के तहत 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अर्थात कैंपा के तहत, इसको कैंपा शब्द से याद रखेंगे ज़्यादा आसान हो जाएगा, तो इसमें 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो कैंपा के तहत 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, इसका प्रयोग जो है कि एफोर्टेशन अर्थात वृक्षारोपण, प्लांटेशन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आदि कार्यों में खर्च किया जाएगा। और जब आदि कार्यों, मान लीजिए पेड़ ही लगाना है, प्लांटेशन करना है या जंगलों का मैनेजमेंट करना है, मिट्टी में नमी बनाए रखना है, इन सब जो कार्य हैं ये किसके द्वारा किए जाएंगे, लोगों के द्वारा किए जाएंगे। तो जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं, जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, या जो ऐसे लोग हैं जो सुदूर कटे हुए क्षेत्रों में रहते हैं, तो उनको क्या किया जाएगा, इस 6,000 करोड़ रुपए के कैंपा के जो फंड है इसका यूज वो कर सकते हैं। और ये जो 6,000 करोड़ रुपए है 20 लाख करोड़ रुपए का ही एक भाग है। तो कहा गया है कि जैसे हमने किसानों को लाभ दिया, अन्य लोगों को लाभ दिया, तो इसी तरह से जो जनजातीय समुदाय है इनके द्वारा कुछ कार्य करवाया जाएगा, जो कि आपको लिखा हुआ, ये फॉरेस्टेशन करवाएंगे, प्लांटेशन करवाएंगे, फॉरेस्ट मैनेजमेंट करवाएंगे, इन सब कार्यों में लोगों को रोजगार दिया जाएगा और इससे क्या होगा, इनके पास पैसा पहुंचता रहेगा। तो जनजातीय समुदाय के लोग भी क्या रहेंगे, प्रोटेक्ट रहेंगे। इसी के साथ साथ सरकार ने कृषि क्षेत्र का जो कायाकल्प करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का, ध्यान दीजिएगा ये बहुत बड़ी रकम है, 1 लाख करोड़ रुपए का फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये फार्म नहीं होता, फार्म होता है, FARM होता है, फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का ऐलान किया। इसका मतलब ये है कि आपने एक चीज़ देखा है कि जो उत्पादन होता है उस उत्पादन का लाभ किसानों को नहीं मिल पाता। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि आप जैसे मान लीजिए फूल गोभी को हम ले लेते हैं कि आपके ज़िले में फूल गोभी बहुत ज़्यादा हुआ एक साल, और वो फूल गोभी क्या हुआ कि आपके ज़िले में ज़्यादा हो गया, अब उसको आप जो वह पैसा है उस फूल गोभी को बेच के आप जो प्राप्त कर सकते वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपके यहाँ उसकी डिमांड क्या है, काफ़ी कम हो गई है, बहुत ज़्यादा उत्पादन हो गया तो उसका कोई मूल्य नहीं मिल रहा है। तो आपके पास एक विकल्प है
कि आप क्या करो, उस फूल गोभी को आप कोल्ड स्टोरेज में जमा कर दो और जब आपको उसकी कीमत सही लगे तब आप उसको बेच दीजिए। तो कहा यह गया जा रहा है कि इसमें उन सुविधाओं को विकसित किया जाएगा जो फसल उत्पादन के बाद उसे संरक्षित करने के लिए काम आ सकती हैं, अर्थात जिससे वो खराब ना हो और इसके माध्यम से एक किसान जो किसी चीज़ का उत्पादन करता है वह जब चाहे मार्केट में अपना सामान बेच सके, लेकिन वह जब चाहे अपना सामान बेच सके इसके लिए ज़रूरी है कि उसका जो सामान है वो सुरक्षित रहे। इसके लिए फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हम ऐसा करेंगे जो हमारा एग्रीकल्चर का सेक्टर है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज का हो या वेयर हाउस का निर्माण करना हो या छोटी छोटी मंडियों का विकास करना हो, मंडियों में भी जो है कि जो कोल्ड स्टोरेज है उनका विकास करना हो, सप्लाई चेन को विकसित करना हो, अर्थात कृषि का जो सप्लाई चेन है, जैसे मान लीजिए टमाटर है जो जल्दी खराब हो जाने वाली चीज़ें हैं, इनको विकसित किया जाएगा जिससे क्या हो, जो कृषि उत्पाद हैं वह उत्पादन के बाद खराब ना हो। इसके लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपए क्या किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। इसी के साथ साथ जो कृषि सहकारी समितियों का विकास किया जाएगा, कृषि उद्यमिता को बढ़ाया जाएगा और इन सभी के माध्यम से कृषि सेक्टर में अब स्टार्टअप को बढ़ाया जाएगा। आपने देखा अभी कि जो हमारा विनिर्माण का क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र है या फिर जो सर्विस सेक्टर है उसमें स्टार्टअप ज़्यादा खोलते हैं लेकिन कृषि सेक्टर में नहीं खोल रहे थे। तो इसके तहत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है, जिससे जब कृषि की दशा अच्छी होगी, उसमें लाभ मिलने की पॉसिबिलिटी जब ज़्यादा होगी तो क्या होगा, कहीं ना कहीं इसमें भी स्टार्टअप बढ़ेगा। यह प्लान सरकार के द्वारा किया गया। इसके साथ साथ माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस को विकसित करने के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए विकसित किए जाएंगे। अब माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस का मतलब यह है कि मान लीजिए आप हैं और आप अपने सेक्टर में मान लीजिए आप कुछ बनाते हैं, आप कोई नमकीन बनाते हैं, कोई मिठाई बनाते हैं, तो आप ये देखिए माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस के अंतर्गत आएंगे। लेकिन आपका सामान बाहर कैसे पहुंचेगा, उसके लिए सरकार ने कहा है वोकल फॉर लोकल, अर्थात सभी लोग आपका प्रचार करें। तो सरकार ने कहा है कि हम इस प्रकार की आपकी ब्रांडिंग करने के लिए और साथ ही साथ आपके प्रोडक्ट को जो है कि ग्लोबली और जो है कि नेशनली उसको हाईलाइट करने के लिए, आप तक लोगों को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। और इसके माध्यम से यह कोशिश किया जाएगा कि 2 लाख माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस को सरकार हाईलाइट कर सके, उनको बढ़ा सके, उनका जो प्रोडक्ट है अधिक से अधिक क्षेत्रों में सेल हो सके। इसी के साथ साथ क्लस्टर बेस्ड अप्रोच को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि हर सेक्टर, हर राज्य में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों का उत्पादन होता है। तो जैसे सरकार यह कह रही कि हम माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस से जुड़े लोगों को फ़ायदा देंगे, ठीक इसी तरह से क्लस्टर बेस्ड का मतलब है कि मान लीजिए अगर मैं आपको कहूँ यूपी में मान लीजिए आम का उत्पादन होता है, जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें केसर का उत्पादन होता है, अगर हम महाराष्ट्र का जो नागपुर वाला क्षेत्र है तो वहाँ पे फलों का उत्पादन होता है। तो जो राज्य की स्पेशलिटी है, जहाँ पे जिस चीज़ का उत्पादन होता है, अगर हम सभी राज्यों के इसी प्रकार के क्षेत्रों को विकसित करेंगे तो अपने आप हर राज्य में कुछ ना कुछ ऐसा है जो प्रमोट हो जाएगा। इसका भी क्या होगा, प्रयास किया जाएगा। और इस तरह से जब एक बार क्या होगा, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच के माध्यम से और साथ ही साथ माइक्रो फूड इंटरप्राइजेज को प्रमोट करने के बाद, इन दोनों कार्यों को करने के बाद जब इनकी पहचान देश में बन जाएगी तो इसको हम बाद में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मान लीजिए कि जो आपका यह नागपुर और पास वाला क्षेत्र है जो फलों का उत्पादन होता है, या जो आप जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में सेव का जो उत्पादन होता है, तो जब इनका ब्रांडिंग हर जगह हो जाए, हर जगह ये सर्कुलेट होने लगे, इनकी बिक्री होने लगे, तो इनके कई तरह के बाई प्रोडक्ट या कच्चे रूप में भी, अर्थात जो जिस रूप में, इस रूप में भी सरकार करेगी, क्या करेगी, आगे चल के एक्सपोर्ट कर सकती है। तो ये भी क्या है, काफ़ी अच्छा है। उसके बाद जो है कि जो फिशरिंग से जुड़े लोग हैं वह भी क्या है, इनकी आबादी भी
बहुत बड़ी है, इस समुदाय के लिए भी लगभग 20,000 करोड़ रुपए की सहायता दी जा रही है। इसमें से 11,000 करोड़ रुपए मेरीन और इनलैंड फिशरीज के लिए, मतलब कि जो समुद्री है वो समुद्र देश के अंदर, अर्थात जैसे नदी तालाब में आप जो देखते हैं जो लोग मछली पकड़ते हैं, मछली पालन करते हैं, इनको और समुद्र से जुड़े हुए जो लोग हैं जो कोस्टल एरिया में रहते हैं वो मछली पालन करते हैं, उनको लगभग 11,000 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। और 9,000 करोड़ रुपए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 90,000 लिखा है, इसको 9,000 करोड़ करना है, तो 9,000 करोड़ रुपए जो है कि इस सेक्टर के आधारभूत संरचना को निर्मित करने के लिए दिया जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो है कि क्या है, लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 9,000 करोड़ में आधारभूत संरचना कैसे कि मान लीजिए मछलियों को पकड़ के जब लाते हैं तो उसको रखने के लिए उसको सुखा के पाउडर बनाते हैं, कई चीज़ें उसकी बनती हैं, तो उन सभी चीज़ों के लिए क्या है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात टेक्नोलॉजी से लेकर फैक्ट्री तक सब चीज़ों का उसमें उत्पादन किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में इस 20,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, 5 साल में लगभग 70 लाख टन अतिरिक्त मत्स्य का उत्पादन करने का है। और जब इतना बड़ा मत्स्य उत्पादन होगा तो कहीं ना कहीं देश अपने आप क्या होगा, आगे बढ़ेगा। और इस निवेश से लगभग 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद सरकार जो है कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद डेयरी और दुग्ध उत्पादों को बढ़ावा देने की भी बात की गई है और कहा गया है कि इनसे जुड़े हुए लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और 15,000 करोड़ रुपए से यह होगा कि जो डेयरी आपने देखा हुआ जगह जगह पे डेयरी बना दिया जाए, वहाँ पर दूध को कई प्रोडक्ट उसके बनते हैं, या उसका जो उसको ठंडा किया जाता है, गर्म किया जाता है, उसके पनीर बनाए जाते हैं, जो चीज़ें भी बनाई जाती हैं, इसमें जो टेक्नोलॉजी खर्च होती है, जो आवश्यक सामग्री है, उसके लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। और ये आगे चल के इन पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी भी सरकार ने उठाई है। उसके बाद कहा गया है बी कीपिंग इन जो कि इनिशिएटिव, इसका मतलब है कि आपने देखा होगा कि क्या किया जाता है, जो मधुमक्खी पालन किया जाता है, तो मधुमक्खी पालन से इससे शहद प्राप्त किया जा सकता है, तो इस पे भी लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और उसका उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं शहद का अगर प्रोडक्शन हम बढ़ाते हैं तो इसमें जो निर्भर लोग हैं उनको भी रोजगार मिला रहेगा। उसके बाद जो है कि अब जो है कि टॉप को अब टोटल में परिवर्तित कर दिया गया है। अब टॉप क्या है कि टोमेटोज और अनियन और पोटैटोज को हम टॉप बोलते थे, तो इसमें क्या होता था कि अब इस टॉप को कर दिया गया है कि इसमें सिर्फ टोमेटोज, अनियन और पोटैटोज नहीं होंगे, सभी फल और सब्जियों को हमने विस्तारित कर दिया है। और अब इसमें क्या होगा कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में ले जाकर कोई फल और सब्जी बेचता है, तो उस पर क्या होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है, परिवहन लागत। तो सरकार ने कहा है कि उस परिवहन लागत का 50% हम देंगे सब्सिडी के रूप में आपको। और ठीक इसी तरह से अगर आप अपने फल और सब्जी को कहीं स्टोरेज करते हैं तो उसमें जो खर्च आता है उसमें भी 50% हम देंगे। इसका उद्देश्य ये है कि एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में सामान बेच सकें और अपने सामान को कोल्ड स्टोर में रख के बाद में बेच सकें, जिससे उनको मैक्सिमम क्या हो, मुनाफा हो सके। और इसमें 50% सब्सिडी जो है कि सरकार के द्वारा दी गई है। अभी ये सुविधा जो है कि सिर्फ 6 माह के लिए बढ़ाई गई है, लेकिन आगे चलकर इसको और बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ साथ जो जंगली क्षेत्र हैं या जो ऐसे पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ पे जो हर्बल प्रोडक्ट हैं उनका प्रोडक्शन होता है, उनके लिए भी लगभग 4,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है। और उद्देश्य ये रखा गया है कि जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं इनकी एक पहचान पूरे इंडिया में बने, एक क्षेत्र के हर्बल प्रोडक्ट दूसरे क्षेत्र में पहुंचे, और इसके लिए जो कुछ भी जरूरी होगा उससे क्या होगा, लगभग 4,000 करोड़ रुपए का निवेश सरकार के द्वारा किया जाएगा। और इस तरह से जो जंगली और पर्वतीय क्षेत्र के जो लोग हैं जो इस पर डिपेंडेंट हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया गया। तो आपने एक चीज़ देखा कि हर सेक्टर के लिए सरकार ने कुछ न कुछ किया है। बस इसमें देखना ये होगा कि ज़मीन पर ये जो घोषणाएं हैं कितनी उतर पाती हैं। इसी हम जो है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर की जो घोषणा है इसी को कंटिन्यू रखते हुए एक वीडियो में और लाऊंगा, उसमें मैं और टॉपिक को कवर करने का प्रयास करता हूं। लगभग मैंने अभी आपको समझाने का प्रयास किया कि मजदूरों को, किसानों को, अन्य क्षेत्र के लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं। इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं दूसरी वीडियो में भी।